अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सुहाव सिल। सो वी आर इन द मिड ऑफ द वीक। आज है थर्सडे और पूरे हफ्ते का अंदाज़ा, चूँकि एशिया कप की वजह से आपको पता है हर किसी की नज़र जो है वो टीवी के साथ ही ग्लूड है, तो हमने हफ्ता बड़ा भरपूर तरीके से गुजारा। जो मैच श्रीलंका में हुए और जो मैच लाहौर में हुए, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, उसको शायकीन क्रिकेट ने और लाहौरियों ने बहुत इन्जॉय किया। बट ऑल दो वी ऑलमोस्ट डन विद द वीक। लेकिन आज के दिन की मुनासबत से अगर हम बात करें तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आज के दिन की निस्बत को लेकर कर लेते हैं। आज चूँकि शोहदा करबला का चहलम भी है, और इसके साथ साथ अगर हम लाहौर के सबसे बड़े इवेंट की बात करें और अगर हम आज के दिन की मुनासबत से बात करें, आपको पता है सरकारी तौर पर एक छुट्टी भी दी गई है, बच्चे भी आज घर पे हैं और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और सरकारी दफातर जो है वो बंद है, क्योंकि हज़रत दाता गंज बख्श का आज सालाना उर्स मनाया जा रहा है। तकरीबात का जो बाकायदा आगाज़ है वो 3 दिन पहले ही कर दिया गया था। आपको पता है वहाँ पर लंगर की सबीलें और इसके अलावा बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो है मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ सिटी से, इवन दो के मुख्तलिफ़ ममालिक से जो है वो सालाना उर्स के इस दिन की निस्बत से लाहौर और पाकिस्तान जो है वो तशरीफ़ लाते हैं। तो इस वक्त जो एक्टिविटीज़ और जो गहमा गहमी हम लाहौर शहर में देख रहे हैं, उस हवाले से डिटेल में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ये हमारे प्रोग्राम का चूँकि आगाज़ और लाहौर में होने वाली एक्टिविटीज़ जो हैं उस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे गुड मॉर्निंग पब्लिक के आज के रन डाउन में, यानी 2 घंटे की इस ट्रांसमिशन पे हमने क्या क्या आपसे शेयर करना है। तो जनाब, लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। टॉप ऑफ दी ऑल सबसे पहले हमने बात करनी है आपके इस प्रोग्राम में एडिटोरियल, यानी हमारी चैनल की पॉलिसी और हमारी पॉलिसी और मुल्क में होने वाली अच्छी और अहम खबरें जो हैं वो टॉप स्टोरीज के आगाज़ में एडिटोरियल की सूरत में हम आपको देते हैं। सो हम इसके बारे में बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में। हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे, अच्छा वैसे कल और ऑन एंड ऑफ मुझे इस तरह का फीडबैक आता रहता है। अपनी प्रोडक्शन टीम से भी कल मैंने एक फीडबैक शेयर किया था, जो कि होता है डेली डोज का। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोशिश ये होती है कि ख़ास तौर में और पाकिस्तान में, बल्कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बनने वाले जो मुख्तलिफ बच्चों के, टैलेंटेड बच्चों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको डेली डोज का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन मुनफरिद, अनोखी, अजीब व गरीब खबरें मेरी प्रोडक्शन टीम ढूंढ के लेके आती है पूरी दुनिया से, जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो टॉप स्टोरीज में सबसे पहले डेली डोज यानी आज के थर्सडे डोज को शामिल करेंगे। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले सियासी मंजरनामे की तब्दीली की, जो कि हर रोज़ की बुनियाद पर चेंज होता है। लेकिन अगर हम मैशत की बात करें तो खातिर खा तब्दीली या बेहतरी की तो कोई गुंजाइश अभी नज़र नहीं आ रही, और कोई बेहतरी की जानिब नज़र आ रहा है कि हमारी जो हुकूमत है या निगरान हुकूमत जो है, निगरान सेटअप, उसके कदम बढ़ते IMF की वजह से या उस मुआहदे की वजह से जो हमने उनकी तरफ किया हुआ है, उसकी वजह से चीज़ें अभी फुल स्टॉप की सी सिचुएशन है। लेकिन अगर हम डॉलर की कीमत देखें तो चूँकि आपको पता है 2 से 3 दिन पहले आर्मी चीफ से बिजनेस टाइकॉन, बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद में जो मुलाकात हुई, उसके बाद हमने अब रुपये के कदर को हम ये नहीं कहेंगे गिरता हुआ देखा, बल्कि हमने स्टेबिलिटी थोड़ी सी देखी। 17 रुपये की कमी जो है वो डॉलर में हुई है, जिसके बाद अब जाके 305 और 306 रुपये पे डॉलर लॉक किया गया है। तो ये जो पहले 8 रुपये और उसके बाद फिर 9 रुपये की तब्दीली और 9 रुपये की कमी जो हमने देखी है डॉलर में, ये एक अच्छा साइन हो सकता है आने वाली माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम टॉप स्टोरीज़ में आपको बताएंगे कि आज के प्रोग्राम में चूँकि वायरल चीज़ें जो सोशल मीडिया पे होती हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। लेकिन कराची की एक तालिबा है जिसने एक बड़ा कारनामा किया है। अगर आपने ये स्टोरी सोशल मीडिया पे देख ली है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं देखी तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में, और आपको इसकी स्टोरी की कहते हैं ना बिहाइंड द सीन, तो वो जो एक सक्सेस स्टोरी होती है वो भी आपसे शेयर करेंगे और आपको इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे कि यू कैन डू एनीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड। अगर आप एक आइडिया पे काम करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो फिर आपका नाम भी इस तरह से ही पूरी दुनिया में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सराहा जाता है। तो इस बच्ची का कारनामा क्या है, इसको हम डिटेल में आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कराची से ही आपको खबर देनी है, एक इन्फेक्शन जो आंखों का इन्फेक्शन है कराची में बढ़ता चला जा रहा है। इस इन्फेक्शन का नाम क्या है, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, इसके ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं और इसके बढ़ने की और फैलने की वजह क्या है, खासतौर पर कराची जैसे एरिया में CVU के क्या साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स हैं और किस तरह से वहाँ पर लोग जो हैं वो इस वक्त इसको टैकल कर रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम बड़ी तादाद में जो लोगों को मुतासिर देख रहे हैं, पहले इसकी तादाद कम थी, अब इस आइस इन्फेक्शन की तादाद जो है वो कराची वाली साइड पर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपको बेसिकली एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज पे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेट्स टॉक अबाउट आवर बुक रिव्यू का ये सेगमेंट, जिसको हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना है। किताब कौन सी होगी उसके लिए यू हैव टू वॉच दिस सेगमेंट, जिसे हम कहते हैं बुक रिव्यू। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। क्विक सी ब्रेक लेनी है, बिकॉज ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट के साथ, जिसे हम कहते हैं डेली डोज। सो डोंट मिस इट आउट, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। और चूँकि प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज के दिन की निस्बत से अगर हम बात करें तो लाहौर में होने वाली दो बड़ी एक्टिविटीज़ जो हैं उसके बारे में हम अपने प्रोग्राम में यकीनन बात करेंगे। और चूँकि इसी वजह से बड़ी तादाद में जो है ज़ायरीन की अगर हम बात करें, हम अज़ादारों की बात करें तो बड़ी तादाद में इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं हर चीज़ को मेक श्योर करने के लिए। बिकॉज कल के दिन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी हैपनिंग जो लाहौर में हो रही थी, अगर हम बात करें एशिया कप के मैच की, और फिर आज अगर हम शोहदा करबला के चेहलम की बात करें, दातागंज बख्श के उर्स की बात करें, तो इस हवाले से सिक्योरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो है वो काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं। लेकिन कहाँ पर जो है इस वक्त जुलूस निकाला जाएगा, अज़ादार कितनी बड़ी तादाद में कहाँ कहाँ मौजूद है, सभी लोग का एहतमाम किया गया है। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। जाबिर वकास हमारे साथ मौजूद है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है लाहौर से। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाबिर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। जाबिर बताएगा कि सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और स्पेसिफिकली ज़ायरीन जो है वो बड़ी तादाद में कहाँ कहाँ मौजूद है, जुलूस कहाँ से निकलेगा, कहाँ इख्तिताम पजीर होगा, क्या देख रहे हैं आप वहाँ पे? देखें, ये दिल्ली गेट है, यहाँ पे अलफ शाह की जो हवेली है यहाँ से मरकज़ी जुलूस जो है चेहलम का बरामद होता है, जो कि बरामद हो चुका है और ये इस वक्त अपने मरकज़ी राह गामज़न है। ये जुलूस जो है अब यहाँ से निकलने के बाद मस्जिद वज़ीर ख़ान पहुँचेगा और फिर उसके बाद खरादी मोहल्ला पहुँचेगा और उसके बाद वहाँ से होता हुआ नवाब साहब, मोहल्ला शिया, निसार हवेली और चौहट्टा मुफ्ती बाकर पहुँचेगा। चौक कोतवाली और कश्मीरी बाज़ार से होते हुए जब ये सुनहरी मस्जिद पहुँचेगा तो वहाँ पहुँचने के बाद नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी और नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद ये जुलूस फिर अपने रवायती रास्तों पर गामज़न हो जाएगा और जुलूस सुनहरी मस्जिद से होता हुआ पानी वाला तालाब, टेक्साली, कूचा फ़कीर खाना और फ़कीर खाना से होते हुए बाटी गेट पहुँचेगा। और फिर उसके बाद बाटी गेट के अगर तो जल्द ये जुलूस पहुँच जाता है तो फिर इमाम करबला गामे शाह पहुँच कर ये जुलूस इख्तिताम पजीर होता है और उसके बाद नमाज मगरिबैन अदा की जाती है। लेकिन अगर वक्त ज़्यादा हो जाए तो फिर बाटी गेट से बाहर निकलने के बाद नमाज ज़ोहरैन मगरिबैन जो है वो वहीं पर अदा की जाती है। फिर उसके बाद जो है वो ज़ियारत को इमाम करबला गामे शाह पहुँचाया जाता है। तो ताहम ये अमूमी तौर पर देखा जाता है कि 7 से 8 बजे के बीच में ये जुलूस इख्तिताम पजीर हो जाता है और इस जुलूस के साथ सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 7,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो पूरे जुलूस के रास्तों पर जो है वो तैनात किए गए हैं। चूँकि आज ना सिर्फ मरकज़ी जुलूस है चेहलम का और इसके साथ साथ दाता साहब का उर्स मुबारक का आखिरी दिन भी है, तो इस वजह से जो सिक्योरिटी है उसके ख़ास इंतजाम किए गए हैं और ख़ास तौर पर वो अज़ादार जो कि यहाँ पर आ रहे हैं और उनको जुलूस में शामिल होना है, उनको 3 से 4 लेयर की जो सिक्योरिटी बैरियर्स हैं वहाँ से गुजर। ठीक है जाबिर, मुझे ये भी बताएगा कि आज जैसे आपने कहा कि अलिफ हवेली से बरामद होगा ये जुलूस और करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा सारा दिन, चूँकि मुख्तलिफ पाथवेज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारी ऑडियंस जो है, जो हमारी पब्लिक है, उन्हें इस हवाले से गाइड कीजिएगा कि अगर हम ट्रैफिक डाइवर्जन की बात करें तो उसके फ्लो को मेक श्योर करने के लिए कहाँ कहाँ डाइवर्जन लगाई गई है, कौन से रास्ते बंद किए गए हैं, कहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम ज़्यादा सख्त हैं। अगर लोग अपने घरों से बाहर निकलें तो अगर एक रास्ता बंद है तो ट्रैफिक को फ्लो को रखने के लिए कौन से मजीद ऐसे दूसरे रास्ते हैं, मुतबादिल रास्ते, जिनको इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जो रास्ते हैं ख़ास तौर पर अगर शहर से बाहर जाने के लिए अंदरून शहर से, तो रेलवे स्टेशन वाला जो रूट है वो इस वक्त क्लियर है और वहाँ से गड़ी शाह और फिर उसके बाद नहर और फिर पूरा शहर आपके लिए खुला है। इसी तरह अगर हम बात करें तो बाटी गेट की तरफ से, तो चूँकि बाटी गेट भी एक तरफ से बंद है और जो अंदरून सर्कुलर रोड है उसके साथ वाली जो रोड है वो बंद किया गया है। फिर उसके बाद जो है वो जब उसको बंद करने के बाद जो है वो इस वक्त आज़ादी चौक से आने वाली जो ट्रैफिक है वो भी बंद है। इस वजह से तमाम डाइवर्शन जो है वो आज़ादी चौक से जो है वो रेलवे स्टेशन की तरफ लगाई गई है ताकि लोग जो है वो बाहर से होते हुए वहाँ पर पहुँचे। इसी तरह सगिया मोड़ से आने वाली जो ट्रैफिक है वो बंद रोड से होते हुए जो है वो मुल्तान रोड को अख्तियार कर सकती है और फिर उसके बाद वो दीगर जो शाहरें हैं वहाँ से होते हुए शहर के अंदर दाखिल हो सकती है। ठीक है जाबिर, थैंक यू सो मच फॉर द पार्ट ऑफ द गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आपने जो अपडेट किया पब्लिक को ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आज चूँकि वैसे सरकारी छुट्टी है, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकले और अगर आपने गाड़ी का इस्तेमाल करना है तो आपने कौन सा रूट इख्तियार करना है अपने बच्चों के लिए भी और ख़ासतौर पर अपने लिए भी। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आज अगर छुट्टी है तो इसको घर में ही रहकर गुजारें, बिकॉज बाहर की एक्टिविटीज़ जो है उसमें एक और एक अहम इवेंट जो है हज़रत दातागंज बख्श का आज सालाना उर्स हैं और ये 3 रोज़ा तकरीबात जो हैं वो आज इख्तिताम पजीर हो
जाएंगी। ना सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बल्कि दीगर ममालिक और दीगर ऐसे शहरों से भी ज़ायरीन जो है बड़ी तादाद में पहुँचते हैं अपनी अक़ीदतमंदी का इजहार करने के लिए। सभी लोग का अहतमाम किया जाता है, लंगर का अहतमाम किया जाता है, बड़ी तादाद में लोग जो हैं चादरपोशी करते हैं और दिन रात को तो एक वहाँ पर दिन का सा समा होता है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है वो जानने के लिए सुधीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुधीर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सुधीर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। हमें इस हवाले से बताएगा कि इस वक्त आप क्या गहमा गहमी देख रहे हैं वहाँ पे? तो मैं हज़रत उस्मानी अली हजवेरी के मज़ार अक़दस पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों की कसीर तादाद जो है मुल्क के दूर दराज इलाकों से आई है। इनमें बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं और वो यहाँ पर, उनका कहना है कि ये नूर तजल्लियात है। यहाँ पर मलाइजे वो यहाँ पे उनको रूहानियत मिलती है, यहाँ पे उनको वो सबक मिलते हैं, वो चीज़ें मिलती हैं जो कि वो घर में बैठकर या किताबों से हासिल नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इन 30 रोज़ा उर्स के दौरान यहाँ पर चिल्ला किया है, दिन रात यहीं पर रहे हैं, यहीं पर खाया पिया, यहीं पर सोए हैं। इनमें से बहुत सारी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि मुख्तलिफ इलाकों में दीन की तबलीग के लिए जाते हैं और यहाँ से आकर रूहानियत हासिल करती हैं। लोगों की कसीर तादाद जो है यहाँ पर इस वक्त दरबार के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, सुधीर हमारे साथ मौजूद है और थोड़ा कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन वहाँ पर चूँकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और आपको पता है कि वहाँ पर जामर्स भी लगाए जाते हैं, तो इस वक्त थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम है। लेकिन उनसे जानने की हम ये कोशिश करेंगे कि इस वक्त वहाँ जो सूरत हाल है, ना सिर्फ इस उर्स की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर इल्मी कॉन्फ्रेंस का अहतमाम भी किया जाता है, नात ख़ानी के मुकाबला जात किए जाते हैं, क़रात के मुकाबला जात किए जाते हैं, समा की महफ़िलें सजाई जाती हैं। और आपने देखा होगा, अगर इस वक्त तो मैंने जैसे सबसे पहले कहा कि रात के वक्त तो सुबह का सा समा होता है, तो खुसूसी तौर पर जो है वो ज़ायरीन बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचते हैं चादरें तब्दील करने के लिए ख़ास तौर पर। और सिर्फ इस 3 दिनों के अंदर अगर हम बात करें, आज चूँकि 3 रोज़ा तकरीबात का आखिरी दिन है, तो ज़ायरीन की कोशिश ये है कि हम वहाँ पर बर वक्त पहुँच जाएँ और अगर वहाँ जो मुकाबले हो रहे हैं हुस्न क़िरात के, नात के, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी महफ़िलें हैं जो कि सजाई जा रही हैं और इल्मी कॉन्फ्रेंस जो है उसका भी एहतमाम किया जा रहा है। तो सुधीर से हमारा कनेक्शन हुआ है, हदीर से बात कर लेते हैं। सुधीर, बताइएगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं कि ना सिर्फ वहाँ पर ज़ायरीन बड़ी तादाद में मौजूद है बल्कि 3 रोज़ा तकरीबात जो होती हैं, इन 3 रोज़ा तकरीबात में इल्मी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाता है, नात के मुकाबले होते हैं और समा की महफ़िलें बांधी जाती हैं। इस हवाले से वहाँ पर आप क्या क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। यहाँ पर नात के मुकाबले भी होते हैं, कुरान पाक की किरत के मुकाबले भी होते हैं। रात जो है वो महफिल नात थी और लोगों की एक कसीर तादाद पूरे लाहौर से, पूरे पंजाब से, बल्कि पूरे मुल्क से यहाँ पर पहुँची हुई थी और लोग यहाँ पर मरजाए खलाइक से रूहानियत हासिल कर रहे थे। लोगों का कहना है कि यहाँ पर मन की मुरादें भी पूरी होती हैं। और यहाँ पर आपको बताऊँ कि भारत से भी लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, सऊदी अरब से और दुनिया के दूसरे ममालिक से भी उर्स के मौका पर लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जाते हैं। तकरीबन पूरे पंजाब में, जैसे कि हज़रत इमाम हुसैन का चेहलम का जुलूस भी आज है, तो तकरीबन 30,000 सिक्योरिटी पुलिस एहलकार जो हैं वो मामूर हैं। दरबार पर पहुँचने से पहले 5 जगहों पर आपकी जमा तलाशी होती है और फिर उसके बाद यहाँ पर पहुँच पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लंगर का वसी तरीन इंतजाम है, 24 घंटे लंगर जो है वो जारी है। लोग अपने घर से मुख्तलिफ पकवान जो है पका कर यहाँ दरबार पर लाते हैं और अवाम में तकसीम करते हैं और इसमें वो कहते हैं हमें बहुत खुशी होती है। ठीक है सुधीर, लास्ट ये बताएगा कि चूंकि आज रात खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया जाएगा, उसके लिए कौन कौन सी शख्सियात ऐसी हैं जो कि हम देखते हैं कि सियासतदान बड़ी तादाद में वहाँ पर विजिट करते हैं और इस तरह से मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ को भी हम अक्सर औक़ात न्यूज़ की ज़ीनत बना हुआ देखते हैं, तो आज रात जो दुआ का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा उसके लिए क्या क्या इंतज़ाम है? आज रात नमाज़ी इशा के बाद खुसूसी दुआ होगी, तकरीबात का इख्तिताम होगा। 2 रोज़ कबल भी वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ पर दौरा किया। आज एक्सपेक्टेड है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो थोड़ी ही देर में दरबार का दौरा करेंगे, जबकि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान भी उनके साथ होंगे। इसी तरह दूसरी अहम शख्सियात, ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर अफसरान जो हैं उन्होंने भी दाता गंज बख्श के मज़ार अक़दस का दौरा किया और आज इशा के बाद जो है
खुसूसी दुआ होगी, मजलिस होगी और उसमें अल्लाह ताला के हुजूर मुल्क की सलामती के लिए दुआ की जाएगी। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन करने के लिए और हमें अपडेट करने के लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है जो आपने की है कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो आज रात जो इस दुआ का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर किया जाए। और कोशिश ये करनी है कि हमने इस बात के लिए अपने भी इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आज अगर इसका एहतमाम किया गया है कि छुट्टी है और सरकारी छुट्टी है, तो अगर आप घर में मौजूद हैं तो दुआएं खैर करें और इसका हिस्सा ज़रूर बने। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमने अब उस सेगमेंट की बात करनी है जिसका फीडबैक मुझे और मेरी टीम को ऑन एंड ऑफ आता रहता है, एंड आई जस्ट वुड लव टू शेयर दिस विद यू गाइस के ये जो हमें फीडबैक आ रहा होता है बेसिकली वो आपके पसंद करने और नापसंद करने का ही होता है। और मैं हमेशा क्रिटिक को भी एज अ फीडबैक ही लेती हूँ। तो आप लोग का अगर कोई रिकॉर्ड है या कोई ऐसी अनोखी चीज़ आप कर रहे हैं किसी भी मुल्क से, किसी भी शहर से, तो ज़रूर हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। किस तरह से शामिल करेंगे? जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज। पहला डोज हमने आपको देना है वहाँ से जहाँ कहा जाता है कि दुनिया की हर चीज़ की डुप्लीकेट बन जाती है, बल्कि आप यूँ कहें कि एक से एक और नित नई इजादात जो है वो वहाँ से होकर आ रही होती हैं पूरी दुनिया में, जिसे हम कहते हैं चीन। तो चीन से कैसी खबर देनी है हमको कि ख़वातीन को अब अपने मोबाइल फ़ोन को वॉलेट में डालने की ज़रूरत नहीं है, पर्स में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पर्स ही आपका मोबाइल फ़ोन है। अब वो कैसे है? बड़ी अनोखी सी खबर है ऑब्वियसली। अब आप ये जो देख रहे हैं, अब आपको लग रहा होगा कि बेसिकली ये एक पर्स है, इसको हैंड बैग क्या कहा जा सकता है, क्लच तो खैर नहीं कहा जा सकता, हैंड बैग कहा जा सकता है। लेकिन ये हैंड बैग नहीं है, ये दरअसल एक मोबाइल फ़ोन है जो कि चीनी कंपनी की तरफ से मुतारिफ कराया गया है और हैंड बैग की सूरत में ये स्मार्टफोन है। अच्छा, पहली दफ़ा इसको एग्जीबिशन में, जबकि जो कि टेक्नोलॉजी के एग्जीबिशंस होते हैं पूरी दुनिया में, 2023 का जो एग्जीबिशन था इसमें उसको पेश किया गया। अब आपको पता है नॉर्मली ख़वातीन जो घर में होती हैं, अगर उन्हें कुकिंग करनी हो या उन्होंने बच्चों को ध्यान लगाना हो या उन्होंने अपनी कोई एक्टिविटी करनी हो, तो दे वांट सम स्क्रीन जो कि बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए। और फ़ोन की स्क्रीन इतनी बड़ी होती नहीं है, या टैब्स प्रेफर किए जाते हैं या लैपटॉप प्रेफर किए जाते हैं। लेकिन जनाब ये फ़ोन जो है ये फोल्डिंग फ़ोन है। आपने ऐसे जैसे आप अपने पर्स को खोलते हैं, अंदर से कोई चीज़ निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने इस फ़ोन को खोलना है, इसकी स्क्रीन को बड़ी करना है। आपको जो भी देखना है, आपको जो भी फॉलो करना है, आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है, आपने वर्क फ्रॉम होम के तहत आपने काम करना है, तो इस वाइडर स्क्रीन से यू कैन डू एनीथिंग ईजीली। अच्छा, मज़े की बात क्या है, आप देखें कि जो मैं फ़ोन आपको दिखा रही हूँ या हैंड बैग नुमा फ़ोन जो आपको दिखा रही हूँ, इसके ऊपर एक चेन भी लगी हुई है। और वो चेन जो है उसके थ्रू नॉर्मली ख़वातीन या तो यहाँ पर बैग पहनती है या यहाँ पर बैग पहनती हैं, तो ये आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और ये चेन जो है ये अकॉर्डिंग टू योर टाइप, मतलब आपको किस तरह की चेन पसंद है, किस तरह का आपको स्टाइल पसंद है, या किस तरह को आपको चेन की, नॉर्मली आप अगर चेन्स की देखें कुछ बारीक होती हैं, कुछ मोटी होती हैं, तो बेसिकली ये आप देखें कि अगर चेन को आपने अपने मुताबिक मोल्ड कर लेना है, अपने स्टाइल के मुताबिक मोल्ड कर लेना है, तो जनाब फैशन टाइकॉन्स और हमारी ब्लॉगर्स जो हैं और हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिनकी कोशिश ये होती है कि हर दफ़ा कोई नई चीज़ आए तो मार्केट में सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए, तो दिस गोना बी वेरी हिट, जो कि मेरे ख्याल से ख़वातीन में बहुत ज़्यादा मकबूल होने वाला है कि पर्स का पर्स है और मोबाइल फ़ोन का मोबाइल फ़ोन है, यू कैन कैरी एवरीवेयर। सो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर हमने देनी है आपको बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें और फिर हम बात करें वहाँ के खूबसूरत नज़ारों की, वहाँ की खूबसूरत झीलों की, वहाँ के खूबसूरत पहाड़ों की, हर एक चीज़, मतलब हर गुजरते एक पूरे एक एरिए, एक लाइन जो होती है, अगर आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में, आप हुंजा चले जाएँ, आप अताबाद लेक चले जाएँ, आप स्कर्दू चले जाएँ, मतलब आप ज़रा सी बेल्ट क्रॉस करते हैं एक इलाके से दूसरे इलाके की, तो हर जगह आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत मनासिर और ऐसी हैरान करने वाली चीज़ें नज़र आती हैं जो कि आपकी आंखों को ठंडा कर देती हैं। तो जनाब ये गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला घुरमिंग में वाक़ आलमी शोहरत याफ्ता ये जो आप आबशार देख रहे हैं, अब मैंने यूँ क्यों कहा कि ये आलमी शोहरत याफ्ता है, बिकॉज इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। इसकी हाइट जो है 180 फीट है और जिस तरह से ये बड़े ऊंचे पहाड़ों के दरमियान से निकल के आती है वही इसकी खूबसूरती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये पाकिस्तान में और पाकिस्तान के सयाहों में बल्कि जो फॉरेनर्स हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद में ये मशहूर है। चूँकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम अगर बात करें ना अपने टूरिज़म की, तो हमने ये टेररिज्म से टूरिज़म का जो सफ़र तय किया है ना, इसमें हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमने बहुत मसले मसाइल को फेस किया है। सवात से ये सिलसिला शुरू हुआ था, आपको पता है, इतना खूबसूरत इलाका जहाँ पर हमने बहुत ऑपरेशन होते हुए देखे और उसके बाद हमने बहुत मुश्किल से इस इमेज को क्लियर किया कि नहीं, अब ये इलाका
और अब जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, नॉट एक इलाका बल्कि नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं वो अब बिल्कुल ऐसी जगह है जहाँ पर आप पुरसकून तरीके से रह भी सकते हैं, विज़िट भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और इस आबशार की खूबसूरती ये है कि अगर हम स्कर्दू की बात करें तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे, और उस ठंड में कभी कभी ये आबशार आपको फ्रीज्ड और कभी कभी आपको बहती हुई, और क्या खूबसूरत और शफाफ पानी जो है वो जब पहाड़ों के अंदर से निकल कर इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो ये जनाब इसकी खूबसूरती की और आलमी शोहरत की वजह है। तो अगर आपका प्लान है गिलगित का या स्कर्दू का विज़िट करने का, तो ये आपने ये ख़ास तौर पे आबशार ज़रूर देखनी है। एंड क्लिक सम गुड फ़ोटोज़ टू। आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली खबर हमने आपको देनी है। जनाब अगली खबर जो है बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट की गेंदें कैसे बनती हैं। अब जनाब जब ऐसी खबर आती है तो मुझे हमेशा याद आती है सियालकोट की ख़ास तौर पर। अगर आप बात करें अपने फ़ुटबॉल किट्स की, फ़ुटबॉल्स की, अगर गेंदों की बात करें, स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ किट्स और मुख्तलिफ़, अगर आप बॉल्स की बात करें, अगर आप फ़ुटबॉल्स की बात करें, तो ये तमाम चीज़ें जब पाकिस्तान में बनती हैं और एक्सपोर्ट होती हैं तो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक प्राउड की बात है। लेकिन जनाब हम बात करें आज ख़ास तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट की इन गेंदों की, तो ये कैसे बनती हैं, इसका जो प्रोसीजर है वो मैं अभी आपको ऑन स्क्रीन दिखा रही हूँ। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी में, इतनी जहाँ पर मशीनों ने आपकी ज़िंदगी आसान कर दी है, हर चीज़ आपके क्लिक पे है, आज भी कितनी मेहनत से, खूबसूरती से, हाथों से, बल्कि मैं यूँ कहूँगी मजबूत हाथों से इसको बनाया जाता है। और चूँकि हार्ड बॉल है और आपको पता है कि कितनी ज़्यादा हार्ड होती है, बल्कि आजकल तो एशिया कप के दौरान क्रिकेटर्स जब क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि कितनी ज़्यादा सख्त और हार्ड बॉल होती है, कहीं लग जाए तो ऐसी इंजरी हो जाती है कि बस कुछ दिन तक तो यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। लेकिन इसकी मेकिंग जो है, जिस तरह से देखें आप, पूरा चमड़ा काटा जा रहा है, जिस तरह से इसको सिलाई किया जा रहा है, जिस तरह से इसको कलर किया जा रहा है, जिस तरह से इसकी कोटिंग की जा रही है, जिस तरह से इसको अंदर से कैसे बनाया जाता है, बाहर से कैसे बनाया जाता है। और अगर हम इस मशीन की बात करें जो कि इस टेक्नोलॉजी एरा में आपको नज़र आ रही है कि जिस तरह से हम हर चीज़ मशीन से कर लेते हैं, लेकिन आज भी कितनी मेहनत से, प्यार से, खुलूस से और मोहब्बत से तो ये हैंडमेड होती हैं। इसको जो हाथ से बनाते हैं, और हाथ से बनाने की वजह से ही ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये पूरी दुनिया में मशहूर है कि जो काम मशीनें नहीं कर सकती वो इंसानी हाथ कर सकते हैं। तो ये खूबसूरत वाइट बॉल भी और रेड बॉल भी जो कलर कैसे करते हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड समथिंग वेरी मेहनत वाला काम। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हमने आपको देनी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किस्मत आप पे मेहरबान हो जाती है, लेकिन वो जब मेहरबान होती है तब आपको नहीं पता होता, लेटर ऑन आपको इसका अंदाज़ा होता है। $4 की ये पेंटिंग एक खातून ने ख़रीद ली, लेकिन मतलब वो एक मजाक था, लेकिन वो जो मजाक किया वो सच निकला। और अब सच भी कैसे निकला, दरअसल वो $4 की उसने ख़रीदी, लेकिन वो $4 की थी नहीं, असल कीमत $2.5 लाख थी, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में करोड़ों रुपए बनते हैं। अब जनाब उसने एक थ्रिफ्ट स्टोर, आपको पता है आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, इंस्टाग्राम में ख़ास तौर पर जो थ्रिफ्ट हम कह सकते हैं स्टोर्स, वो ऐसे स्टोर होते हैं कि कस्टमाइज्ड और जो इस्तेमाल शुदा कपड़े या इस्तेमाल शुदा चीज़ें या इस्तेमाल शुदा एक्सेसरीज जो होती हैं वो आजकल सोशल मीडिया के बहुत सारे पेजेस पे आपको मिल जाती हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, लेकिन ब्रांड कॉन्शियस लोग जो हैं वो ब्रांड तो ख़रीदते हैं, लेकिन हर किसी की इस्तात तो नहीं होती। तो जो नहीं ख़रीद सकते वो अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद सेकंड हैंड के तौर पर इनको बेच देते हैं। तो जनाब एक सेकंड हैंड का स्टोर था और थ्रिफ्ट स्टोर से उसने इस पेंटिंग को ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद एक अरसे के बाद पता लगा कि अमेरिका के 1945 ईयर के जो पेंटर हैं, बेसिकली उसने इस पेंटिंग को बनाया था। अमेरिका के मशहूर पेंटर जिनकी उस वक्त की जो कीमतें हैं वो उतनी, मतलब उस वक्त जब वो पेंटिंग्स बनाते थे उस वक्त उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज जनाब इस पेंटिंग जब पता लगा, अच्छा उसने क्या किया, उसने इसकी पिक्चर खींची, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, और जब ये तो सारे एक्सपर्ट्स और जो पेंटर्स के पास जब ये फ़ोटो पहुंची, क्योंकि इस पे हुए हुए हैं उन पेंटर के साइन जो कि अमेरिका के अलमशहूर पेंटर हैं। नीचे छोटी सा साइन अगर आपको नज़र आ रहा होगा इस पेंटिंग में, तो वो साइन करने से अंदाज़ा हुआ कि जनाब ये उन पेंटर का है जो कि 1945 में जो अमेरिका के मशहूर पेंटर्स में से एक पेंटर थे। तो ये बहुत कीमती है और इसको एंटीक के सूरत पर जो है ना, एंटीक के तौर पर एग्जीबिशन में रखा जा सकता है और उसको संभाला जा सकता है। खातून ने तो थ्रिफ्ट स्टोर से ख़रीदी थी, लेकिन उसकी क्या पता लॉटरी निकल आएगी। $4 में ख़रीदी हुई, अब ये नीलाम होने जा रही है, और जब नीलाम होगी तो $2.5 लाख में नीलाम होगी। तो किस्मत कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त मेहरबान हो सकती है आपसे। यही इस खबर का मकसद था। सो वी आर डन विद आवर डे फॉर टुडे। क्विक सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पॉलिटिकल सिनेरियोस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ठीक 2 दिन पहले होने वाली मुलाकात जो कि आर्मी चीफ से की गई मुख्तलिफ बिजनेस टाइकॉन और बिजनेस कम्युनिटी ने, उसके बाद खैर माशी सूरत हाल की बेहतरी के बारे में तो हम इतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन ओपन मार्केट में जो डॉलर है पहले 9 रुपये फिर 8 रुपये सस्ता हुआ और उसके बाद ये कीमत जो है रुपये की कीमत थोड़ी स्टेबिलिटी की जानिब दिखाई दे रही है। कि अगर हम बात करें उनके तमाम तर उस सिनेरियो की जो कि डिस्कस किए गए हैं उस पूरे इजलास में, तो बहुत सारी चीज़ों को फोकस पॉइंट बनाकर कोशिश की जा रही है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए खातिर खा इक़दाम किए जाएंगे। जो करेंसी है उसकी स्मगलिंग को रोका जाएगा। इसके अलावा तमाम तर चीज़ों को मलूज़ खातिर लाते हुए, तमाम तर रिसोर्स को मलूज़ खातिर लाते हुए पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को IMF से जो मुआहिदा हुआ है उसकी नज़र में बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भी यही है कि सियासी सूरत हाल को बेहतर करेंगे तो ही माशी सूरत हाल बेहतर होगी, और इंतखाबात लेटर और सूनर कब तक हो जाएंगे ये अभी भी एक सवालिया निशान है। इस पर बात कर लेते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि निगरान सेटअप के आने के बाद चूँकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 नज़रिया जो है वो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। एक नज़रिया ये है जो कि कहा जा रहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर बाय हुक और बाय क्रुक इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस चीज़ का फैसला करेगा या सदर पाकिस्तान, ये भी चीज़ कॉन्ट्रोवर्सी ही है। आप क्या समझते हैं अगर हम आइन में तब्दीली की बात करें या ना करें, ये अभी इस वक्त किसके पास है या किसके हाथ में है कि इसका ऐलान किया जाए कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर ही होने चाहिए? देखें जी, जो लीगल इशू है, आपको याद होगा कि पिछले दिनों प्रेसिडेंट ने खुद ये क्वेरी लगा के भिजवाई लॉर्ड विजन को और उनसे कमेंट्स लिए कि आप बताएं कि इसमें मैं क्या करूं, कौन अनाउंस करे, मैं करूं या इलेक्शन कमीशन करे। और आपको ये भी पता है कि जो लॉर्ड विजन ने एडवाइस दी है वो यही दी है कि ये इलेक्शन कमीशन करेगा, क्योंकि जो 58 है आर्टिकल उसका इलेक्शन लॉज का, उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि शेड्यूल और डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ही देगा। ये उस लॉ में अमेंडमेंट हो चुकी है, इसलिए बाय इंटरप्रिटेशन भी ऐसे ही करना होगा। अब चूंकि उन्होंने खुद एडवाइस मांगी है और लॉर्ड विजन की तरफ से एडवाइस आ गई है, तो अब उसके लिए डिसएग्री वो खुद तो कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने खुद मांगी है। अगर वो करते फिर कहने की जरूरत क्या थी, अगर लॉ यही होता फिर क्यों एडवाइस मांगी। तो अब अगर वो समझते हैं कि वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है लॉ, तो ही हैव टू अप्रोच द कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन। अच्छा, कोर्ट की अगर आसफ हम बात करें तो मैं मुकम्मल कर लूँ। जी। बेहतर तरीका यही है, ब्रीफ यही है कि इसी तरह चलने दें, और इलेक्शन कमीशन के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हम बाय अबाउट जनवरी और अर्ली फरवरी इलेक्शन करवा देंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पहले तो 90 डेज में होते तो नवंबर में हो जाते, लेकिन जो बाद में आया है, जो CCI की मीटिंग हुई है जिसमें ये फैसला हुआ कि जो नई लिस्टें बनी हैं उनको भी इन पुरानी लिस्टों का हिस्सा बनाया जाए। और चूंकि बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल दे हैव बीन एंटर्ड एज वोटर्स, तो आप लिस्टें बनने के बाद, नोटिफाई होने के बाद, आप उनको डिसइनफ्रेंचाइज नहीं कर सकते। दिस इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप किसी को वोट से महरूम नहीं कर सकते। सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली मैं सिर्फ आपको इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं आज कनेक्ट करना चाहती हूँ। आपने कहा ना कि चले हमने मान लिया फॉर द टाइम बीइंग कि टेक्निकलिटीज़ को अगर हम कीप इन माइंड रखें तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि चले इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट है, इट्स क्लियर। अगर हम फॉर लेट सपोज अगर हम इसे क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंतखाबात 90 दिन के अंदर होना आइन और कानून के मुताबिक, अगर हम इसकी बात करें तो अब आपको होता है मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के बाद हल्का बंदियाँ एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, अल्टीमेटली आप चले जाएंगे। हाँ, अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने ये किया है कि जो 15 दिसंबर की तारीख दी गई थी उसको 15 दिन पीछे करके अब 30 नवंबर की तारीख दी गई कि हम कोशिश करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल सारे प्रोसीजर को कंप्लीट कर लें। लेकिन सर इंतखाबात जो हैं वो आइन और कानून तो 90 दिन के अंदर इसको मेक श्योर करने को कहता है कि आप इंतखाबात कराएं। रौला ज्यादा डालते हैं, पढ़ते कम हैं, और बाज़ का ऑनरेबल कोर्ट्स को भी असिस्टेंस पूरी नहीं मिलती। उसके साथ ही एक आर्टिकल है 254 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको वक्त मिले वो भी आप पढ़िएगा, माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, एंलाइटेंड हैं, उसमें जवाब आपको मिल जाएगा कि जो चीज़ें कंपल्सिव हों, जिसको आप फौरी तौर पे फैसला इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, कुछ वक्त लग गया, वक्त रीजनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहें कि 6 महीने मिल जाए, 4 महीने मिल जाए, ये नहीं हो सकता। वक्त रीजनेबल होना चाहिए, तो उसमें आप जो डिले कर सकते हैं मोर देन 90 डेज, लेकिन ये नहीं कि आप 15 दिन कर लेंगे, 1 महीना कर लेंगे।
आप ये नहीं कि 6 महीने 90 डेज के बाद कर लें, दिस इज नॉट परमिसिबल। देयर हैज टू बी सम प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी। बेसिकली तमाम लॉज की स्पिरिट जो है वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी है। तो इसलिए जस्टिफाइबल हद तक तो आप कर सकते हैं इसको डिले अंडर आर्टिकल 254, अनजस्टिफाइबल हद तक नहीं कर सकते, दैट बिकम द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो जाती है। इसलिए ये जो कह रहा है इलेक्शन कमीशन कि जी हम बाई अबाउट जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी करा देंगे, तो इसका मतलब है कि 1.5 महीने का कोई फर्क पड़ रहा है या 1.25 महीने का, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा अर्सा नहीं है। और अल्लाह करे इस तरह इलेक्शन हो जाए। और उसके वजह एक कंपल्शन एक और है इलेक्शन के लिए भी, जो कि फरवरी से पहले पहले होगा, वो ये है कि जो सेनेट है उसका इलेक्टोरल कॉलेज प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, और सेनेट की जो है टर्म टर्मिनेट हो रही है 12 मार्च को, और 12 मार्च को जो सेनेटर्स भिजवाने के लिए आपको लामहला मिड फरवरी से पहले इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ताकि वो जो इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो तभी तो सेनेट होगा, वरना तो सेनेट पैरालाइज हो जाएगा। अच्छा, इसलिए ये सारी कंपल्शंस हैं। राना साहब एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, चले लेटर और सूनर ऑल दो के इंतखाबात इंशाल्लाह हो जाएंगे और कोशिश ही नज़र आ रही है बज़ाहिर वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स जितने भी हों, लेकिन अगर नैरेटिव बिल्ड करने की बात करें, यू आर रिप्रेजेंटिंग नून लीग, सो आप क्या समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात में क्या नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए? अवाम को इस वक्त किन चीज़ों की अशद ज़रूरत है जिनको एड्रेस करना है, वो नून लीग हो या आती हुकूमत हो? हमारा नैरेटिव क्या है? देखो हमारा नैरेटिव है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिट्रीवल, रेस्टोरेशन ऑफ द सेम टेम्पो जो मियाँ नवाज 2017 तक करते रहे हैं, जिस तरह उन्होंने किया था। आपको पता है फूड सिक्योरिटी का क्या आलम था, फूड इन्फ्लेशन 4% था, दूसरा इन्फ्लेशन कितना कम था, और जीडीपी ग्रोथ कितनी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस कितना था, सी पैक में किस तरह इन्वेस्टमेंट आ रही थी, रोड नेटवर्क बिकता जा रहा था। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो करेगी, और यही मैनिफेस्टो में आएगा जो मियाँ साहब अनाउंस करेंगे, मियाँ नवाज। तो इसलिए ये तो नैरेटिव तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड मियाँ नवाज का ऐसा है कि तीनों दफ़ा उनको जब भी मौका दिया गया, जो कि पूरा नहीं दिया गया, पहले लात मार दी कुछ ताले आजमाओ ने, कोई जर्नैलों ने कहा हटो पीछे, तो काम आंदा नहीं, मैनू आंदा है, जर्नैल ने कहा पॉलिटिक्स काम ही नहीं कर दे। वो हटो पीछे की वजह से जो तबाही आई है वो आपके सामने है। अगर वही टेम्पो चलता रहता है 2017 वाला, तो हमारे साथ वही होता जो मनमोहन सिंह के साथ हुआ था, कंटिन्यूटी थी। और मनमोहन जो है 2 अरब 0.1 बिलियन डॉलर लेके 91 में था, अब वो कहाँ पहुंच गया? ठीक है सर, मौका मिलना चाहिए और पूरा मिलना चाहिए। राना मकबूल सेनेटर हमारे साथ मौजूद थे। सर आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। और बात उनकी इस हद तक ठीक थी कि यस टेन्यूर का भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, नून लीग का हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, पूरा होना चाहिए। ये मुल्क की सालमियत और जमहूरियत के लिए बहुत अहम है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और आपको पता है आज भी अगर आप किसी ऐसी महफिल में बैठे जहाँ पर सारे फूडीज़ बैठे हों और उनको खाने का बहुत शौक हो, तो ये बात ज़रूर करते हैं कि मिट्टी के बर्तन में बना हुआ जो खाना होता है उसका टेस्ट ही और होता है। अच्छा, उसका टेस्ट और होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घरों में ये चीज़ हमें प्रैक्टिकल नज़र नहीं आती, क्योंकि हमने आसानी के लिए और ज़िंदगी में चीज़ों को मज़ीद आसान के साथ साथ तेज़ी की वजह से हम कोशिश करते हैं कि अगर हमने गैस पे खाना बनाना है तो हम किसी हंडिया में बनाकर उस तरह से खाना घर में सर्व कर दें। और अगर हम बाहर जाएं तो हम ये प्रेफर करते हैं कि हाँ भाई मिट्टी की हांडी में या तो हमें सर्व भी किया जाए और मिट्टी की हांडी में बनाया भी जाए। लेकिन मिट्टी में हांडी में बनाने से कहा जाता है कि आप कोशिश करें कि आप लकड़ियों पर आग जली हो तो ही आप अगर बने मिट्टी के बर्तन में खाना बनाएं तो ही मज़े का बनता है। लेकिन जनाब ये सारी पुरानी बातें हो गई हैं। जो खाने के शौकीन लोग हैं वो अब भी इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं अपने घर में या कहीं गेट टुगेदर हो तो, लेकिन आम जिंदगी में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो तमाम लोग जो इस काम से वाबस्ता हैं वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो शायद उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। तो जो मुश्किलात बढ़ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांसमेंट आ गई है, हमने चीज़ों से स्विच कर लिया है, हमें पसंद तो बहुत है लेकिन हमारे घरों में चीज़ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हमें नज़र नहीं आती। तो वो लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, खा वो प्लेट हो, वो ग्लास हो या वो हंडिया हो, अब वो लोग जो हैं वो इस कारोबार के ठप होने जाने की वजह से कितने परेशान हैं। रिपोर्ट के साथ एक लंबी स्टोरी है जिसको बिल्ड किया जा सकता है। वो ये कि अगर हम देखें तो यस, अगर हम मार्केट में जाएं तो प्लास्टिक के 1001 ऑप्शंस हमें नज़र आते हैं। और अगर इस हम कारोबार की स्विच करने की बात करें तो यकीनन अब जो लोग रहे सहे हैं
जो ये कारोबार करते हैं वो अगली नस्ल तक तो इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आने वाली नस्लें इस काम को सिर्फ इसलिए कंटिन्यू नहीं करेंगी क्योंकि वो जो लोग ये काम करते हैं वो अब तक कसम परसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो इस चीज़ पर मजबूर हैं। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाते हैं तो हम सबकी कोशिश ये होती है कि अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो मुनफरिद हो, एंटीक हो, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो प्रोडक्टिव होने के साथ साथ लोगों की कोशिश होती है घर में जो चीज़ रखी जाए वो ना सिर्फ इस्तेमाल की हो बल्कि वो डेकोरेशन पीस भी हो। तो जैसे कि वो इस रिपोर्ट में कह रहे थे कि कोशिश लोगों की ये होती है कि वो घड़ा हो, ग्लास हो, हंडिया हो, प्लेट्स हो, उस पर मीनाकारी की जाती है, मतलब बारीकी से या तो उस पर कोई ना कोई आप देखते हैं पेंट किया जाता है या कोई ना कोई नक्शो निगार बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो अब वो लोग तो करने से जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, एडवांसमेंट नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें प्लास्टिक के बर्तनों को या स्टील के बर्तनों को या वो तमाम ऑप्शन, अगर हम चीनी के बर्तनों की बात करें, हम बहुत सारे क्रॉकरी जहाँ से अब हम बाय करने के लिए जाते हैं, एक से बढ़कर एक ऑप्शन मौजूद होता है जो कि बाज़-औक़ात इंपोर्ट किए होते हैं, बाज़-औक़ात पाकिस्तान में, यानी मेड इन पाकिस्तान भी जो ऑप्शन हमारे पास हैं वो भी एक से बढ़कर एक है। तो अब जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं, चूँकि उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये कारोबार अब अच्छा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन मिट्टी के बर्तन, मैं अपने अगर सर्कल में बात करूँ तो आज भी यस, हमारे घर के बड़े यही कहते हैं कि जो उस वक्त हंडिया घर में बनती थी मिट्टी के बर्तन में और लकड़ी पर जो हंडिया बनती थी, उसका टेस्ट आज के किसी भी खाने को टेस्ट को मीट नहीं करता। तो ये अगर आप कोशिश करें कि सिर्फ इनके इस कारोबार को ज़िंदा रखने के लिए कुछ नहीं तो आजकल जो कूलर्स हैं, ये जो आजकल घड़े हैं, वो घर में ज़रूर रखें और इससे ख़ुद भी मेरे ख्याल से आपको सेहत के हवाले से भी बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। तो कोशिश करें कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़िंदा रखने की। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने अप्रिशिएट भी करना है और हमने इस इनिशिएटिव को आगे भी लेके जाना है, क्योंकि प्रोग्राम में इस सेगमेंट को इंक्लूड करने का मकसद ये है कि इस तरह के बच्चे जो काम करते हैं और जो बाज़-औक़ात इस तरह का कारनामा कर जाते हैं कि शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान में इस चीज़ की अशद ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान की हम महकमे सेहत की बात करें, बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, ख़ासतौर पर कोविड-19 के बाद। तो ये बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स अगर सरकारी इदारों की बात करें और अगर हम वहाँ पर होने वाले तमाम मसाइल की बात करें, इसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स टॉक अबाउट वन स्पेसिफिक थिंग टुडे। अगर हम वेंटिलेटर्स की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में चंद एक ही ऐसे बेड्स मौजूद है जो कि वेंटिलेटर्स के हैं, और उसके बाद बड़ी तादाद में मरीज़ जो हैं इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अगर एक बेड खाली होगा तो हमें दूसरा बेड मिलेगा, लेकिन मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वेंटिलेटर्स की तादाद बहुत कम है। लेकिन कराची की 8 तालबात ने मिलकर एक ऐसा स्मार्ट वेंटिलेटर बनाया है जो कि फ़र्स्ट एड के तौर पर दिया जा सकता है किसी भी मरीज़ को जो बहुत ज़्यादा बीमार हो और जो इस वक्त बीमारी के लिए, अगर हम बीमारी बात करें, मुख्तलिफ नौइयत की ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसके लिए आपको एक्सट्रीम पे जाके वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें, आपकी मुलाकात करा देती हूँ, इस वक्त हमारे साथ जो है सैयदा दुआ हाशमी मौजूद हैं जो कि उन 8 तालबात में से एक तलबा है। तो उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुआ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। दुआ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू इन गुड मॉर्निंग पब्लिक। और इसके अलावा चूँकि हमने इस पैनल को कंप्लीट करना था तो ऑन बोर्ड हमने लिया है डॉक्टर जावेद अकरम को, जो कि निगरान वज़ीर सेहत हैं, और उनका होना इस प्रोग्राम में जो है बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे ज़रूरी था, तो उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, ये एक बच्ची है, अभी तो हमारे साथ सिर्फ सैयदा दुआ है, लेकिन 8 बच्चों ने मिलकर एक स्मार्ट वेंटिलेटर बनाया है, और ये स्मार्ट वेंटिलेटर जो है वो इनिशियली फर्स्ट एड के तौर पर इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एक मोबाइल ऐप के जरिए ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होता है। पहले हम ज़रा दुआ से जान लेते हैं कि दुआ ने 2 माह मुसलसल मेहनत की, 30,000 रुपये की लागत आई, 8 तालबात ने मिलकर किस तरह से इस पर काम किया। दुआ, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो आपने सस्ता स्मार्ट वेंटिलेटर बनाया है, ये काम कैसे करता है? बेसिकली इसका जो जिस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है, ये एक ब्लूटूथ के ज़रिए इसको ऑपरेट किया जाता है, और ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है MIT ऐप इन्वेंटर, उस पे इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये जो है, हमने इसमें जो मॉडिफिकेशंस इसमें रखी हैं वो ये मॉडिफिकेशंस हैं कि हमने इसको प्रेशर को कंट्रोल करवाना है कि इन्फेंट को कैसे प्रेशर दिया जाता है और अडल्ट को कैसे प्रेशर दिया जाता है, और जो ओल्ड्स हैं उनको कितना प्रेशर दिया जाए। ठीक है। अच्छा दुआ, मुझे बताएं कि चूंकि ये डिवाइस आपने कॉलेज एग्जीबिशन के लिए बनाई थी गालिबन, और इसको आपने किस तरह से इसको एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया है, किस किस चीज़ पे किया है, और कैसे यू कैन से दैट कि इसको मज़ीद इस इनिशिएटिव को हम आगे बढ़ा सकते हैं, अगर कोई कंपनीज जो हैं वो हमारी इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारी मदद करें, या आपकी जो मेहनत आपने की है, आपकी लागत आई है 30,000 रुपये, तो ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो क्या था, कैसे आप इसको कामयाब कह सकती हैं?
ये जैसे और वेंटिलेटर्स होते हैं उनसे ये काफ़ी मुख्तलिफ इस तरीके से भी है कि इसको हमने एक मोबाइल ऑपरेटेड बनाया है। वैसे तो इसमें हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया है, लेकिन इसकी अगर हम रेंज बढ़ा दें और वाईफाई मॉड्यूल से भी इसको हम कनेक्ट करवा सकते हैं। और रही बात अगर इसको पेशेंट पे यूज़ करने के लिए, तो ये इजीली इमरजेंसी बेस्ड पेशेंट्स पे भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, ओके दुआ। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो इस पर कमेंट करें। डॉक्टर साहब, कहिएगा कि ये बच्चे जो हैं इन्होंने मेहनत की है, यकीनन ये ख़बर आपकी नज़र से गुजरी होगी। आप क्या समझते हैं कि ये जो डिवाइस है कितनी प्रोडक्टिव हो सकती है अगर हम इसको मज़ीद बेहतर करके लॉन्च कर सकें? बहुत शुक्रिया जी। डेफिनेटली मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको भी और पब्लिक टीवी को कि इनका हाथ पकड़ने की वजह से। और मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली चाहे हमारा जहाज है या जेट है टू मून, वो छोटे एक पहले कदम से हर इन्वेंशन शुरू होती है और इन्होंने बहुत अच्छा पहला कदम लिया है और मैं समझता हूँ कि इनको मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये बच्चे। और अब हम लोगों का जो अरबाब इख्तियार हैं थोड़े बहुत, उनका फर्ज है कि इनका सपोर्ट करे और इनको इनकरेज करे ताकि इसमें डेफिनेटली मैं क्योंकि ये इंसानों में यूज होनी है डिवाइस, फ्रेमवर्क है और वो ये होगा कि सबसे पहले ये हम वेंटिलेटर के टेक्निकलिटीज देखेंगे, उसके बाद वो इम्प्रूव करके स्टेज वाइज तो फिर एनिमल्स पे इसको इस्तेमाल करेंगे। जब एनिमल्स पे ये टेस्टिंग कंप्लीट होगी तो फिर हम ह्यूमन ट्रायल्स का उस वक्त देख के किस तरह है तो इनको इजाजत देंगे। और फिर जब ये हो जाएंगे तो इसको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इनको लिस्टिंग करेगी, हर डिवाइस लिस्ट होती है वहाँ, और फिर इसको कमर्शलाइज की तरफ हम ले जा सकते हैं। जाहिर है ये बच्चों ने कमर्शलाइज नहीं करना, वो हमारी इंडस्ट्री ने करना है। बिल्कुल ठीक। और वो भी हमारा ही काम होगा कि इनको लिंक कराएं ऐसी इंडस्ट्री से जो इनको कर सकती है। और उसके बाद इसकी CE सर्टिफिकेशन वगैरह इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है वो कराएंगे, सेफ्टी सर्टिफिकेशन, और फिर ये यहाँ भी यूज हो सकता है मार्केट में और एक्सपोर्ट भी हो सकता है। आई गैदर के ये परमानेंट वेंटिलेटर नहीं है, इसमें सारे मोड्स नहीं होंगे जैसे हम कहते हैं SIMV या प्रेशर सपोर्ट। ये एक सिंपल एम्बू बैग होगा जो मैकेनिकल एम्बू बैग होगा और इसके फर्स्ट एड में पेशेंट्स को शिफ्टिंग में बहुत ज़रूरी होता है और वक्ती तौर पे बजाय मैनुअली एम्बू बैग माएँ खड़ी होकर बच्चों को या बीवियाँ हस्बैंड्स को करें, इसको यूज किया जा सकता है ऐसी सूरत हाल में जब तक आपका परमानेंट वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होता जो कि इम्पोर्टेड हैं और उसमें सारे मोड्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास कि हम एक सांस वेंटिलेटर देता है तो 2 मरीज अपने लेता है और ग्रेजुअली हम उससे वीन ऑफ कर सकते हैं। तो लेकिन ये बहुत अच्छा स्टार्ट है सर, और यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है कि पहला कदम तो वो इन्होंने ले लिया है और मैं समझता हूँ हमें सबको मिलके इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं क्योंकि सर इनको इनकरेज करना चाहिए। सर जो टेक्निकलिटीज़ आपने बताई है यकीनन वो टेक्निकलिटीज़ जो हैं, अगर हम वेंटिलेटर्स की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में, सरकारी इदारों में वेंटिलेटर्स नायाब हैं, बिकॉज हम आपको पता है कि बहुत कम तादाद इसलिए क्योंकि आप जिन वेंटिलेटर्स की बात कर रहे हैं वो बाकायदा इन तमाम टेक्निकल पॉइंट्स के साथ चलते हैं। अभी बहुत सारी डेफिशेंसीज होंगी, बहुत सारा काम करना होगा, लेकिन येस जो इनिशिएटिव लिया गया है तालिबात की जानिब से वो बहुत अच्छा है। उसको मज़ीद पॉलिश करके जो आप बता रहे, जिस तरह से प्रॉपर पाथवे बताया आपने कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी किस तरह से किरदार अदा करेगी, किस तरह से इसको मार्केट किया जाएगा, किस तरह से इसको कमर्शलाइज किया जाएगा। दुआ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका चूँकि यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था, या आप लोगों ने क्यों सोचा, ये वक्त की अहम ज़रूरत थी, किन किन लोगों ने आपकी मदद की है? ख़ासतौर पर अगर हम असातिज़ा की बात करें तो किसी प्रोजेक्ट पे भी आपके टीचर्स आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। सो ये बेसिकली आइडिया किसका था, आपने से किस तरह से ड्राइव किया है? बेसिकली हमारे हर साल कॉलेज में IT फेयर होता है और उसी में ही हमने अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करना था कि क्या बनाना है। तो हमारी जो सुपरवाइज़र थी इंजीनियर मिस माहम सरवत, उन्होंने ही हमें सुपरवाइज़ किया और उन्होंने ही हमें आइडिया दिया कि ये कुछ अलग हो जाएगा और कुछ थोड़ा यूनिक हो जाएगा, और इस पे हमने तभी काम करना स्टार्ट किया। अच्छा दुआ ये बताएं कि अभी आप इसे कमर्शलाइज करने की बात कर रही हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, निगरान वज़ीर सेहत हैं, तो आप इस हवाले से क्या समझती हैं कि आपको कितनी प्रोडक्टिविटी है इस प्रोडक्ट की और फिर इसको कितना बेहतर किया जा सकता है? और इसको लॉन्च करने के बाद चूँकि अब मुख्तलिफ TV चैनल्स भी आपको अप्रोच कर रहे हैं और आपकी चीज़ को पब्लिक के सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या चाहती हैं, क्या मज़ीद इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए?
इसमें अगर हम और चीज़ें अनाउंसमेंट की बात करेंगे तो इसमें हम एक कैमरा लगाएंगे जो पेशेंट को लुक आफ्टर कर सके, क्योंकि एक ये मोबाइल एप्लीकेशन से ऑपरेट करवाया जा रहा है। अब ऐसा है कि अगर हम इसको ब्लूटूथ हटाकर हम इसकी जो वाईफाई मॉड्यूल लगाएं तो उसकी रेंज भी बढ़ जाएगी और इसको और जगह से भी बैठ के कंट्रोल किया जाएगा। अगर कैमरा लगा हुआ है तो उसको ईजिली पेशेंट को लुक आफ्टर भी किया जा सकता है। सेकंड चीज़ ये कि इसमें हमने हार्ट रेट सेंसर लगाया है जो इजीली हम, और टेम्परेचर सेंसर लगाए जो इजीली पेशेंट की जो बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन कर सके, उसका टेम्परेचर बताता रहे कि क्या पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर है। और उसका हार्ट रेट सेंसर भी लगा हुआ है, वो बताता रहे कि क्या ब्लड प्रेशर है उसका और क्या ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन है उसके ब्लड में। सेकंड चीज़ ये, अगर इसके अंदर हम और कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम प्रेशर सेंसर भी लगा सकते हैं कि कितना प्रेशर कहाँ जाके ब्रेक हो रहा है, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि इस सेगमेंट में और इस प्रोग्राम में चूँकि बच्ची आई हैं और उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ऑल दो आप बिल्कुल बात ठीक करें कि एक चीज़ का पोर्टेबल होना, एक मरीज़ को उसके साथ इस सारे पूरी मशीनरी को कैरी करना, हमें एक कंपोज्ड मशीनरी चाहिए होती जो सारे फीचर्स से फुल हो और वो ज़्यादा इतनी बड़ी पोर्टेबल हो, इन शॉर्ट के पोर्टेबल हो। हम समझते हैं कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि हम इस बात को 2-4 खबरों के बाद, 2-4 शोज़ के बाद ख़त्म ना कर दें? अगर इस पे काम किया जा सकता है तो अपनी जो हमारे सेहत के डिपार्टमेंट्स हैं उनको बेहतरी की जानिब लेके जाया जा सकता है, अगर हम इस पे काम करें और इसको यहाँ ना छोड़ दें तो। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मुझे आ रही है। देखें, ये काम फॉर्चुनेटली पहले हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, चाहे मैं ड्रैप कोई ट्रायल जो कमेटी को हेड कर रहा था या इंडिविजुअली अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, जिना हॉस्पिटल में, तो हमें इसका एक्सपीरियंस भी है, हमारे पास टीम भी है। ये जब मुझे कांटेक्ट करेंगी आपसे कांटेक्ट नंबर लेके, तो इनको पूरी हम ओनरशिप देंगे और इनके काम को यहीं से जहां तक ये पहुंच गए हैं इससे आगे इन्हीं के थ्रू लेके जाएंगे ताकि इनकी भी लर्निंग एक्सपीरियंस हो और इनको क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह की आगाही देंगे ताकि इनको पता हो कि किस तरह एक इनोवेशन को हमने मार्केट तक लेके जाना है। जो उसके स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे पेशेंट की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए, और इंशाल्लाह ये हम इनको जिस किधर भी सपोर्ट इनको जरूरत होगी वो देंगे। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और हम चाहते हैं कि इन्हीं की टीम आगे जाके इसको कमर्शलाइज तक ले जाए, जहाँ पे गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी इसको इस्तेमाल कर सके और हमारी इंपोर्ट पे रिलायंस कम हो। रिलायंस, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, साउंड्स रियली गुड बिकॉज इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करके दुआ देखिए, अगर डॉक्टर साहब से आप रब्ता करती हैं, आपके जो 8 तालबा जिन्होंने मिलकर ये काम किया है, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बार फिर से इस पर काम करते हैं, मज़ीद जो आप कह रही कि कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं, कुछ सिस्टम को मज़ीद भी अपडेट किया जा सकता है, तो उसके बाद हम एक अच्छी चीज़ मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और ऑब्वियसली हमारे एक्सपेंडिचर्स जो एक्सपोर्ट के हैं वो कम हो जाएंगे इम्पोर्ट के। आप बताएं दुआ, इस हवाले से मज़ीद क्या गाइडेंस मिली है आपको, क्या फीडबैक मिल रहा है? अगर हम बात करें डॉक्टर साहब की, तो डॉक्टर साहब के अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में मुखय्यर हज़रात बड़ी तादाद में होते हैं जो कि बाज़ूक़त स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाते हैं और बाज़ूक़त आपको बताते हैं कि अगर आपके पास आइडिया अच्छा है तो हम उस पर काम करेंगे। तो आपको अगर बात करें इस एक्सपेरिमेंट की, ट्रायल की, तो वो बात कहाँ तक पहुँची है? क्या लोगों ने आपसे रब्ता किया है? देखिए, अभी तो कोई राब्ता नहीं किया है किसी ने, लेकिन हम चाहते हैं इसको हम मार्केट में लेकर आएँ, कोई इंडस्ट्री हमें अप्रोच करे तो हम इसको ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि पाकिस्तान में वाकई में वेंटिलेटर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। अच्छा दुआ, आपके ट्रायल को बताइएगा ज़रा, ट्रायल और जो एक्सपेरिमेंट आपने किया वो क्या किया था, किस पे किया था, कैसे किया था? अब तक हमने किसी पे ट्रायल नहीं किया क्योंकि एक ये प्रोटोटाइप है और हमने इसको अपनी एग्जीबिशन में डिस्प्ले करवाने के लिए ही बनाया था। लेकिन अगर हमारी कोई इंडस्ट्री अप्रोच इसे करती है, इसे वो लेती है, तो हम इसे ज़रूर किसी पेशेंट्स पे ट्राई करेंगे। ऑल राइट दुआ, थैंक यू सो मच, अप्रिसिएशन फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का और इतने अच्छे जेस्चर का कि आपने कहा कि ऑब्वियसली अगर दुआ जो है या उनकी जो टीम है, उनके जो स्टूडेंट्स बाकी उनके साथ हैं, वो रब्ता करते हैं तो आप उनको प्रॉपर सुनेंगे भी और एक प्लेटफॉर्म भी देंगे जहाँ पर वो अपनी इस तरह की एबिलिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को कैश कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं और उसके बाद आगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के सेहत के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बेहतरी के लिए इस तरह के स्टूडेंट्स की खिदमत और उनकी ख्वाहिशों की ही हमें ज़रूरत है, जो कि हमारी सूरत हाल को मज़ीद बेहतर कर सकती है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक।
बैक आफ्टर द ब्रेक। सो अब हमारे सेगमेंट की बारी आ गई है। चूँकि वीक ख़त्म होने वाला है, एक दिन बाकी रह गया है, वो इसलिए क्योंकि हमारा वीक होता है 5 दिन का। जुम्मे के बाद 2 दिन हमारी छुट्टी होती है और हम आपसे मंडे को मुलाकात करते हैं। लेकिन वीक का जो आज का शो है उसमें बुक रिव्यू को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा ये सेगमेंट जो होता है उसका रिव्यू आपकी तरफ से भी हमें आना चाहिए। व्हाट यू गाइज वांट मी टू कॉल इन द शो, लाइक कोई ऐसी बुक, कोई ऐसी किताब जो आपको लगता है कि येस वर्थेबल है, उसको पढ़ना चाहिए, ऑडियंस को बताना चाहिए, तो अपना रिव्यू हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन आज को किसी किताब पर जाने से पहले हम किसी ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर लेते हैं जिनका आज जो है वो दिन मनाया जा रहा है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अशफाक अहमद की आज 19वीं बरसी मनाई जा रही है। हम उनको एज अ कपल देखें, उनकी पर्सनालिटी को देखें, उनकी लिखी हुई किताबों को देखें, 3 दहाइयों तक चलने वाले उनके एक प्रोग्राम को देखें जो को 1965 में रेडियो पाकिस्तान से जिसका उन्होंने आगाज़ किया, जो कि लोगों की दिलों की आवाज़ बन गया। तो हम इन सब चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के लिए हमारे साथ एक ही पर्सनालिटी मौजूद है जो कि हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती है। हम उनका तारुफ करा देते हैं। अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है बुक रिव्यू के लिए और आज के सेगमेंट के लिए। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं चाहती हूँ कि आगाज़ में अशफाक अहमद को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उनकी किताबें जिनका आपने मुताला किया है और जो उनकी ज़िंदगी के सियाक़ व असबाक़ हैं जो कि हम कोशिश करते हैं उनके मुख्तलिफ़ कोट्स की सूरत में जो हमें हमेशा इंस्पायर करते हैं, हमेशा इनकरेज करते हैं, उसका हवाला ज़रूर दें। जी अशफाक साहब, वैसे हम किसी बड़े आदमी को इस बात से भी पहचानते हैं कि उसने अपने मोतक़िद फॉलोअर्स कितने पैदा किए। तो अशफाक साहब का कदो कामत इस लिहाज से भी बहुत ऊंचा है कि उन्होंने अपने बहुत सारे फॉलोअर्स पैदा किए। हम देखते हैं कि उनके स्टाइल में बोलने वाले, उनके स्टाइल में लिखने वाले, उनके स्टाइल में सोचने वाले पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फैले हुए हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न हो या रेडियो पाकिस्तान हो, उनकी गहरी छाप है इन दोनों इदारों पर। जैसे आपने शुरू में फरमाया तलकीन शाह और जाविया, तलकीन शाह रेडियो पे और जाविया टेलीविज़न पे, ये महज प्रोग्राम नहीं थे, ये ट्रेडिशंस थी और लोग दहाइयों तक एक प्रोग्राम का चलना एक क्रेडिट की बात है। जी हाँ, और मेरा इत्तेफाक ऐसा मुझे मतलब मैं समझता हूँ कि खुशनसीबी है कि उस दौर के एक अजीम स्टोरी टेलर हैं, दास्तान गो हैं अशफाक साहब। मेरी उनसे मुलाकातें रहीं मुख्तलिफ़ जगहों पे। एक दफ़ा हम उनके टीवी प्रोग्राम जाविया में शामिल हुए तो मैंने देखा कि जो जिनको देख के डर लगता था उनके रोब की वजह से, अज़मत की वजह से, रोब की वजह से, वो तो बड़े ही नफीस और बड़े शफीक और प्यार करने वाले, शफकत फरमाने वाले। तो इवन उस वक़्त मैं तो लड़का टीनेजर था, तो मैंने भी जो बात की तो उन्होंने कहा कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो अपने लिए अपने कहे हुए के बारे में फरमाना, लफ्ज़ आदमी से सुनना, आप महसूस करते हैं कि एजाज़ की बात है कि आप मुझे कह रहे हैं कि आपने फरमाया। अच्छा, अगर हम बात करें अशफाक अहमद की और उनकी पर्सनालिटी की, फिर उनका जो ताल्लुक़ उनकी ज़ौजा के साथ था और फिर वो जो एक एज अ कपल हमारे सामने आते हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में बहुत बड़ी तादाद में उनके फ़ैन्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि ऑब्वियसली हर एज ग्रुप के हैं। सबसे अच्छी बात है बच्चे जो हैं वो उनकी स्टोरीज़, उनकी इंस्पिरेशन लेते हैं और उनकी कोट्स जो हैं वो हमेशा आपको बड़े मुश्किल हालात में, अच्छे हालात में इनकरेज करते हैं कि अगर आप अच्छे हालात में तो अपने अल्लाह को याद रखना है, बुरे हालात में हैं तो अल्लाह पे यकीन रखना है। बिल्कुल। तो ये जो उनकी ज़िंदगी से हमें मिलता है, मैं चाहती हूँ इस पर भी आप जी, ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर एक फ़ैशन था कि जब आप पढ़ लिख जाते हैं तो दहरिया जो है ना उस तरफ आपका टिल्ट हो जाता है, खुदा को ना मानना, मज़हब पे यकीन ना करना या उसका बागी हो जाना। अशफाक साहब का ये तखस्सुस था कि उन्होंने इस तरह की जनरेशन को उतना ही पढ़ लिख के, जितनी वो जनरेशन पढ़ी लिखी थी, उतना ही पढ़ लिख के वो वापस लेके आए खुदा की तरफ और ईमान की तरफ, और ईमान की ताकत के बारे में बताया लोगों को। और उन्होंने मुसलमान और मोमिन की बड़ी मज़ेदार जो कहते हैं कि हाँ, वो बताई कि जो अल्लाह को मानता है वो मुसलमान है और जो अल्लाह की मानता है वो मोमिन है। तो अच्छा, एक और बड़ा फैक्टर है जिससे मैं ये भी मुझे आपकी बात से याद आया, समंदर को कूजे में बंद करने का जो आर्ट है ना, मतलब मुसलमान की डेफिनेशन कर देना, मोमिन की डेफिनेशन कर देना, वो भी सिर्फ 2 लाइनों में। जी हाँ, ओह माय गॉड, बड़ी बहुत अच्छा है असल में ना, वो बहुत अच्छा कहानीकार, बहुत अच्छा था। जाविया जब आप देखते हैं तो आपको शुरू से ही पता चल जाता है कि कोई कहानी शुरू करते हैं। हम लोग जब जाविया में बैठे हुए तो उन्होंने एक घड़ियाल की कहानी सुनाना शुरू की कि वो रुक गया था और जब खोल के देखा तो उसमें कुछ गंद फंसा हुआ था, वो निकाला तो घड़ियाल चल पड़ा। इंसान के दिल में भी गंद फंस जाता है, उसको निकालना चाहिए ताकि इंसान भी चल पड़े। तो इतनी खूबसूरत मिसालें देते थे वो दास्तानों के ज़रिए से कि इंसान के अंदर उतर जाती थी, अंदर उतर जाती। जी हाँ, क्या खूबसूरत बात है। तो हम यकीनन आज के प्रोग्राम में हम वैसे क्या ही खराज अक़ीदत या खराज तहसीन पेश कर सकते हैं, लेकिन यस
जो उनके फॉलोअर्स हैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बसते हैं, मैं चाहती हूँ कि आज आप दुआए खैर ज़रूर करें उनके लिए। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाएँ, एक लंबी ज़िंदगी 89 ईयर्स गालिबन या 79 ईयर्स जो है उनकी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। तरह से एक चीज़ को बयान करते थे ना, वो एक नक्शा बना देते थे। जी हाँ, बिल्कुल। उनके बोलने तक और उनके बोलने के दौरान आप उस चीज़ को इमेजिन करने की एक सख्त रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है मन चले का सौदा एक सीरियल था, वो आम आदमी की तो गिरफ्त में नहीं आता था, पढ़े लिखे लोग मुतासिर होते थे उसमें। फिरदौस जमाल का जो करैक्टर था, सुभान अल्लाह। तो ये लिखना और फिर नशरियात में लेके आना, इसको मैस मीडिया के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाना, ये अशफाक साहब का एक कमाल था। उनका खासा था, क्या खूबसूरत बात है। जनाब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आज के बुक रिव्यू लेते हैं। आज कौन सी ऐसी किताब है जो कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए लेकर आए हैं जो उनको पढ़नी चाहिए, और किताब जो है उसका टाइटल, उसका उनके जो मुसन्निफ़ हैं, प्लीज़ नावल के बारे में बताएं। जी, पहली बात तो ये कि ये इट्स अ स्टोरी ऑफ अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम रशिया, रशियन हुर्रियत पसंद। और ये मुंतखब मैंने इसलिए की कि 6 सितंबर कल था और आज योम फ़िज़ाइया 7 सितंबर है। तो एक मुसलमान हुर्रियत पसंद की कहानी, एक फ़ौजी की कहानी, और बड़ा रेलिवेंट बनता है। तो मुझे अच्छा लगा। मैं पहले सोच रहा था कि हम जेंटलमैन बिस्मिल्लाह पे बात करें, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इससे पीछे एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन है। तो ये लियो टॉल्स्टॉय रूस के सबसे बड़े, रूस ने दुनिया के सबसे बड़े नावल निगार हैं, और उनका ये आखिरी शाहकार है, आखिरी नावल है। तो इसलिए हाजी मुराद इसका नाम है, हाजी मुराद, इसको हाजी मुराद भी बोलते हैं मुख्तलिफ। अच्छा, ये इलाका उनका ये बनता है जहाँ रूस तुर्की के साथ थोड़ी सी वो काकेशियन रीजन जो है ना, एक तरफ कैस्पियन सी है और एक तरफ ब्लैक सी है, उसके दरमियान का इलाका दागिस्तान है, उसमें चेचनिया, आर्मीनिया, ये सारे इलाके आते हैं। उस जगह पे 100 साल तक स्ट्रगल करता रहा रूस के अपनी रियासत को बढ़ा के उन इलाकों को अपने साथ शामिल कर ले। वहाँ पे हज़रत इमाम शामिल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग और बहुत शानदार किस्म के रेजिस्टेंस पैदा की, रूस को नाखून चने चबवा दिए। 25 साल तक वो रेजिस्ट करते रहे। और ये हाजी मुराद जो हैं, ये इमाम शामिल के ही कलीग थे, जूनियर थे। ये दोनों लड़ते थे इकट्ठे और रूस को नहीं कब्जा करने दिया। किसी वजह से इनका इख्तलाफ हो गया इमाम शामिल से, और ये अलग अपना ग्रुप लेके निकल गए। अब इमाम शामिल साहब चाहते थे कि ये वापस आएँ इस नावल के मुताबिक, कि वो वापस आएँ। उन्होंने इनकी फैमिली को यरगमाल बना लिया। हाजी मुराद को ये बुरा लगा, उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई। अब वो कहते हैं कि मैं रूस के साथ मिलूंगा, अब उसके ख़िलाफ़ नहीं, उसके साथ मिलूंगा, इमाम शामिल को शिकस्त दूंगा ताकि मेरी फैमिली छूटे। लेकिन अंदर वो जज्बा ईमान का, अब रूस पे ना वो एतमाद कर रहे हैं, ना रूस इन पे एतमाद कर रहे हैं। मुलाकात होने के करीब आ भी गई, लेकिन बीच में एक मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, लिहाजा अब रूस से इनको कुमकने कोई हेल्प नहीं मिल सकती थी, और इमाम शामिल के पास वो वापस जा नहीं सकते थे क्योंकि उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट था। तो इन्होंने तीसरा रास्ता इख्तियार किया, ये बागी हो गए और इन्होंने वहाँ से भागने में आफियत समझी। लेकिन मौत उनका ताक़ुब कर रही थी। तो रशिया वालों को, रूसी फ़ौजियों को पता था कि ये वो फ्रीडम फाइटर है जिसने बहुत शदीद रेजिस्टेंस हमेशा पोस्ट की है। तो इनको पकड़ के कत्ल कर दिया गया और इनका सर काट के जब रूसियों के सामने रखा गया तो वो गुस्से में आ गए, उनमें से बाज़ लोग, कि तुमने क्या शेर मार दिया है। तो टॉल्स्टॉय ने सारी कहानी को इसलिए बयान किया कि उस वक्त इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि उस वक्त रूस जो था वो भी, उसकी जो अजीम जार सल्तनत थी, बादशाहत, वो डिक्लाइन पे थी। इस तरफ ये जो इमाम शामिल की ये जो दागिस्तानी रेजिस्टेंस थी, मुजाहमत थी, ये भी डिक्लाइन पे थी। दो डिक्लाइनिंग जो कुव्वतें थी वो जब आपस में क्लैश में आई तो किस किस तरह के सानिहात ने जन्म लिया, ये उसकी जहानत है लियो टॉल्स्टॉय की, जिस बारीकी से, जिस तफसील के साथ, जैसी करैक्टराइजेशन करता है, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि नाम इसका हाजी मुराद क्यों है? देखिए, आप अगर नावल की बात करें, नावल की कहानी की बात करें और इसमें मुख्तलिफ़ किरदारों की बात करें, तो आपने ये तो बता दिया कि स्टोरी घूमती किस चीज़ के इर्द गिर्द है, लेकिन नाम हाजी मुराद? जी हाँ, ये जो इलाका है ना दागिस्तान का, ये सदरन रशिया, यहाँ पे तमाम बड़े लिखने वाले उस वक़्त के जो थे, इवन पुश्किन जो कि कौमी शायर है रूस का, उसकी दिलचस्पी का ये इलाका बना रहा, क्योंकि यहाँ से इनको शदीद मुज़ाहमत मिली थी। वो समझना चाहते थे कि मुसलमान जंगजू रेजिस्ट किस तरह करते हैं, क्या उनको, उनकी बहादुरी के पीछे राज क्या है। तो ये मुसलमानों की कहानी है, लिहाजा इमाम शामिल का जिक्र इसमें है। वो नक्शबंदी वो थे, सिलसिले के मुर्शिद थे उस ज़माने के। और हाजी मुराद का अपना नाम ओरिजिनली यही नाम है उनका। जी हाँ। अच्छा, शुरू में सोहा मैं बताना चाह रहा हूँ कि असल में जोहा मेरी एक स्टूडेंट है, तो वो जोहा और सोहा मिक्स माजरत चाहता हूँ। अच्छा, तो सोहा उसमें इन्होंने शुरू में एक ना
बहुत खूबसूरत सुर्ख फूल का जिक्र किया है जो कि अलग थलग खिला हुआ है और उसके चारों तरफ कांटे हैं। और वो किस चीज़ की निशानदेही करते हैं? हाँ, ये सिंबल है हाजी मुराद का। वो कहते हैं कि उस फूल को तोड़ने के लिए आपको अपना हाथ जख्मी करना पड़ता है, वैसे वो फूल आपके हाथ नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप उस फूल को तोड़ते हैं तो उसकी शादाबी वो खत्म हो जाती है और वो मुरझा जाता है और वो उस तरह रौनक वाला नहीं लगता जैसे आप वो। भी जख्मी हो जाते हैं। जी हाँ, आप भी जख्मी होते हैं, फूल भी मुरझा जाता है। तो रूस वालों ने एक फूल तोड़ा जिसका ये फूल हाजी मुराद था। एक तो ये है इसकी जो दूसरी बात बड़ी मज़े की मेरे जहन में आई वो ये थी कि जो इनकलाब रूस का सिंबल था वो भी सुर्ख था। अच्छा। जी हाँ, तो ये फूल जो है वो इनकलाब रूस का भी एक सिंबल है। ये जो नावल है ये 1912 में छपा जब टॉल्स्टॉय फोत हो गए थे, पोस्टह्यूमसली ये छपा। और इनकलाब रूस आया 1917 में, 5 साल बाद। उसके बाद लालो लाल हो गया, सुर्ख है एशिया, सुर्ख है के नारे शुरू हो गए। लेकिन ये तजर्बा 1989 के इन्वेजन के बाद 91 में ख़त्म हो गया। ये तजर्बा नाकाम हो गया। गोया ये वही फूल जिसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तोड़ा, वो उनके लिए किसी काम का नहीं रहा। तो इसकी एक पहलू ये भी है। और उसकी तो ये अपनी जान भी गई। जी लेकिन हाँ। अवेलेबिलिटी क्या है इसकी? कहाँ से अगर हमारे व्यूवर्स जो हैं वो हाजी मुराद को पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो कहाँ से मिलेगा? एक तो ये कि मुजफ्फर मोहम्मद अली साहब ने इसको बड़ा शानदार तर्जुमा इसका किया बहुत है। ज़बरदस्त ऐसे लगता है कि ये नावल टॉल्स्टॉय ने लिखा ही उर्दू में है, इतना अच्छा तर्जुमा किया है। कोई मैकेनिकल तर्जुमा नहीं है। ये मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ नाशरीन से मिल जाता है, मुख्तलिफ पब्लिशर्स आप देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे हाथ में ये है, ये बड़ा खूबसूरत है। बुक कॉर्नर जहलम वालों ने शाया किया और आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत अच्छी स्केचेस हैं। स्केचेस बहुत जी अच्छी हाँ। हैं जो कि डिपिक्ट करती हैं बेसिकली आपकी पूरी स्टोरी को, बिल्कुल, तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। एमएस थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपके लिए कोशिश ये होती है कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ लेके आए जो पढ़ के आपको फ़ायदा हो। तो इस बुक रिव्यू के सेगमेंट पे इस बुक को ज़रूर रिव्यू कीजिएगा और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हमने लेनी है आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इशूज़ के साथ। कल तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।